ऑनलाइन सादर ऑनलाइन आनंद के साथ किया। और अब हम आज हमारा योगाहार कार्यक्रम के 5 वर्ष के योगाहार के आगामी कार्य, जैसा कल आदरणीय नीरज भाई साहब ने और बहुत ही उत्कृष्ट वक्ताओं ने सदन में विचार रखे थे कि हमें आगे योगाहार कार्यक्रम पर अपनी क्या भूमिका निभानी है ना? तो इसलिए मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर को, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जो भी वो मार्गदर्शन देंगे उनके ऊपर ही हम आज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी आदरणीय पवन कुमार सर। नमस्कार, सभी को सुप्रभात। बहुत सुंदर योग की कक्षा आज रही है और आने वाले दिनों में भी चलेगी। और ऐसे ही हमारी सोच जो है इसी योगाहार कार्यक्रम के लिए भी है कि पिछले 3-4 साल से लगातार 4 साल से लगातार योग की कक्षा, योगाहार की कक्षा चलती जा रही है और आने वाले समय में भी चलेगी। आने वाले कुछ वर्षों तक, कई सारे सत्रों तक चलती रहे, ऐसी शुभकामनाएं हमारे सदन के बहुत सारे सदस्यों ने कल और परसों लगातार 2 दिन से देते आ रहे हैं। अब जब ये हमने योगाहार की बुआई कर ही ली है, इसलिए बुआई की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमने 2 तारीख को बीजों के ऊपर बातचीत की थी कि हमारे जैविक बीजों की हमने बुआई कर ली है। उसी प्रकार से अब हम योगाहार में भी आने वाला समय पर कैसा हमारा दिन रहेंगे, उसके भी बीज की बुआई के विचारों की बुआई अब हम करना चाह रहे हैं। और इसी चीज को जब कल हमारी चर्चा हुई थी, तो कुछ सदस्यों ने कहा था कि हमें ऐसा करना चाहिए। अब बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब हमें कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सब जब हमने ठोस कदम के बारे में बातचीत की, अब सबने अपने अपने विचार दिए कि क्या होना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो एक चीज ये निकल के आई थी कि हम अपना योगाहार को एक स्वरूप दे दें, एक फॉर्मल स्वरूप दे दें, उसको पंजीकरण करा दें। उसके जब पंजीकरण करेंगे तो हमें लग रहा है कि उससे हमें बहुत फायदा मिल जाएगा, उससे हमारे कार्यों का विस्तारीकरण हो जाएगा और उससे हम हमारा जो वृक्ष है, हमारा जो पौधा है, एक बड़े वृक्ष के रूप में काम करेगा। उस विषय पर मेरा विचार कल ये था और शायद इसी वजह से आज का सेशन एक्सटेंड हुआ है। वो ये था कि हम करना क्या चाहते हैं और हम अभी वर्तमान में क्या है, हमारी मजबूतियां क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है। क्योंकि जो हमारी मजबूतियां हैं उसी के आधार पर आप निर्माण कर सकते हैं। अगर हम अपने स्ट्रेंथ्स को नहीं पहचान पा रहे हैं और हमारी मजबूतियों को नहीं पहचान पा रहे हैं, या उसके साथ-साथ उसके दूसरा पक्ष की हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये जो इमारत बनाना चाह रहे हैं, ये इमारत में कहीं न कहीं कुछ न कुछ अ, कमी हो सकती है। जिस प्रकार से जब कोई मकान बनता है, उस मकान की बुनियाद रखी जाती है, तो उस समय बड़ी सावधानी पूर्वक सब लोग कार्य करते हैं। सबसे पहले घर की जब अ, तैयारी होती है, उसका पूजा पाठ होता है, वहाँ पर पूजा का कार्य करते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से सभी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं और भगवान को भी साक्षी मान करके अपने भवन के निर्माण की बात करते हैं। और उसके बाद नींव के लिए हमें कुछ खोदना पड़ता है। हमें जमीन में वैसे खड़ा नहीं हो सकता है मकान, तो आपको अंदर जाने की ज़रूरत होती है। आपको ज़मीन के अंदर जाने की ज़रूरत होती है। और ज़मीन के जब अंदर जाएँगे, तो हमें पता लगेगा कि अंदर की ज़मीन कैसी है, उसको ज़मीन का कुछ ट्रीटमेंट हमने करना है, कितना उसमें सरिया डालना है, कितना सीमेंट डालना है, सीलन से कैसे बचना है, अन्य-अन्य बहुत सारी चीज़ों को, और हमारी दिशा क्या होगी, और हम सूरज किस तरफ से आता है, ये सब चीज़ों का आपका एक खाका बनाते हैं, आप एक नक्शा बनाते हैं। मकान को वैसे ही नहीं करते हैं। ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ की जो
जो व्यवस्थाएँ हैं उसमें उसको पास भी कराते हैं, किसी आर्किटेक्ट को भी दिखाते हैं। उसके लिए धन की आवश्यकता का भी आकलन करते हैं। मुझे अपना मकान कैसा चाहिए, कितना सुंदर मुझे दिखना चाहिए, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, ये सब चीज़ का आप आकलन करते हैं, विचार-विमर्श भी करते हैं, घरवालों से भी पूछते हैं। हो सकता है कि बड़े-बूढ़ों से भी पूछें। तो इस तरह से आप अपने मकान का जब निर्माण स्वयं करते हैं, तो आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा था कि मुझे लगता है कि कल मैंने जो बात कही है, उसी चीज़ का अब हमें विस्तारीकरण करने की ज़रूरत है। मैंने कल अनुरोध किया था कि हमारे सब साथी इस विषय के बारे में चिंतन करें, उसके बारे में सोचें और यथासंभव अपने विचारों को लिखने का प्रयास करें। अब जब आप लिखेंगे, तो लिख कर के आपको विचारों में स्पष्टता आएगी और उसी स्पष्टता के साथ आप अपनी बात को आगे शेयर कर सकते हैं। और मैंने यह भी कहा था कि हमें लिखना केवल मकान बनाना के बारे में ही नहीं लिखना है। हमने ये लिखना है कि उसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी होगी। क्या हम धन की व्यवस्था कर रहे हैं? क्या मैं लकड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ? क्या मैं उसकी खुदाई का कार्य मैं स्वयं कर रहा हूँ? क्या उसको सरिया को लाने का काम मैं स्वयं करूँगा? क्या उसका डिज़ाइनिंग का काम मैं करूँगा? मैं उसमें क्या करूँगा? या केवल मैं घर में रहना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मुझे सारी सुख-सुविधाएँ मिलें। ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर सब लोग अपने-अपने कुछ ज़िम्मेदारी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, इस मकान को बनाने में मैं ये ज़िम्मेदारी लेता हूँ, इसके बारे में मेरे यह विचार हैं, तो हमारी चर्चाएँ और हमारे विचार और भी अच्छे तरीके से सबके सामने आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब मैंने जब ये भी कहा, मैंने उसके बाद चिंतन किया कि मैंने जब कहा था कि आप सब लोग लिखें, तो ज़रूरी नहीं कि हम सब लोग केवल लिख कर के ही ऐसा चिंतन कर सकते हैं। आप उसके बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी सोच सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने सोचा कि क्या हम ये जो योगाहार का मकान या योगाहार के बारे में जो हम विचार कर रहे हैं, इसको आप चित्र के माध्यम से क्या दिखा सकते हैं? क्या इसको संगीत के माध्यम से दिखा सकते हैं? क्या इसको कविता के माध्यम से अपनी बात आप कह सकते हैं? तो ऐसा जब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे पास कई सारे रास्ते भी खुल सकते हैं और हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आगे उसका चिंतन करके अपनी बातों को कह के कि मेरी क्या ज़िम्मेदारी हो रही होगी? मैं इसको कविता के रूप में कैसे लिखूँ? मैं इसको पेंटिंग के रूप में कैसे बनाऊँ? मैं इसको अन्य तरीके से कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस करूँ? ज़रूरी नहीं कि ये सभी लोग अपनी बात को केवल लिख कर के ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ और मैंने विकल्प दिए हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो मंच खुला है, अपनी बात कहें, अपने बा विचार दें कि यह मकान कैसे बनेगा। यह मकान को करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है और इस मकान को करने के लिए और इसको सँवारने के लिए मुझे क्या-क्या और कुछ करने की ज़रूरत है। तो ऐसा करते हुए एक और मन में विचार कल आया था कि क्या हम मकान बना रहे हैं, इसको दूसरी तरह से भी सोचें कि हमारे घर में शादी है, लड़की की शादी है, अब उसके लिए हमें क्या-क्या तैयारी करनी है, हमें क्या-क्या करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट होती नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट दुनिया में नहीं है, तो हमें अपने घर में एक शादी होनी है, शादी की हमें तैयारी करनी है, कितने समय से हम तैयारी करेंगे, उसमें क्या-क्या रस्में होंगी, उसमें खाने की क्या व्यवस्था होगी, तो ऐसे भी अपने प्लान को आप सोच सकते हैं, उसके ऊपर विचार अपने दे सकते हैं। तो घर में चाहे शादी हो, मकान बनाना हो, दोनों बड़े काम हैं। ये हमारा योगाहार का कार्य भी कोई छोटा-मोटा कार्य तो है नहीं। इसको बड़ा कार्य समझते हुए सब लोग योगदान करें, अपना-अपना विचार दें। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसको कहें, जो अच्छी नहीं लग रही हैं, उसको भी बताएँ और मिल-जुल करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अब ज़रूरी नहीं कि आज जो सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे मेरी बातों से सहमत हों। उनके भी विचार हम सुन सकते हैं
और जो को लगता है कि इसको ऐसे ही चलने दिया जाए कुछ समय, वो भी अपनी बातें कह सकते हैं। जिनको लगता है कि तुरंत इसको कर देना चाहिए, तो उसको वो अपनी बात कहें अपने सुझावों के साथ और अपनी ज़िम्मेदारी के साथ। तो हमारे इस योगाहार मंच में शायद सबको, बहुत सारे लोगों को यही चीज़ अच्छी लगती है कि सबके विचारों को स्वतंत्रता है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और हम किसी चीज़ को अ, नहीं दबाएँगे और सबको अपनी बात कहने का, और जो करने वाली बात है, जो करने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या कम रहती है, वो आगे कुछ करने का भी प्रयास करेंगे। तो ऐसे विचारों के साथ आज की जो हमारी चिंतन है, उसके लिए मैं जितने भी हमारे साथी हैं, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपनी बातें कहें, अपनी बातें के इस बात पर जो भी उनके विचार आ रहे हैं, उसके बारे में वो सोचें और अपनी टिप्पणी दें, अपने सुझाव दें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और क्या मेरा योगदान रहेगा, क्या मैं उसमें कर रहा हूँ। तो मैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझे आशा है कि हमारे जो आगे की रणनीति होगी, आगे के जो हमारे कार्य हैं, उससे करने में हमें सुगमता मिलेगी। दूसरी जो बात है कि जो उसका खाका बना है, जो लीगल कार्रवाई होनी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट जैसा मैंने कल बताया था, उसकी तो तैयारी पूरी हो गई है। उसमें तो कोई समस्या नहीं है, कुछ चीज़ें उसमें भी इधर-उधर हो सकती है, लेकिन 90% तो तैयारी है, कागज़ बने हुए हैं। कागज़ में कुछ चीज़ें और अगर जुड़नी हैं तो जुड़ जाएँगी, कुछ चीज़ घटनी है, घट जाएँगी। फिर उसमें जो भी लोग उसमें इश्यू कहते हैं कि ये इसमें इसको चलाने के लिए पदाधिकारी अभी नियुक्त किए जाते हैं सर्वसम्मति से, उनका नाम उसमें डाल दिया जाएगा, उनके कागज़ात डाले जाएँगे, उसको जमा कर दिया जाएगा। ये तो हो गई सरल-सी बात, ये तो बहुत ही सरल है। लेकिन उसके पीछे चलाने के लिए जो सोच है और जो सोच का चिंतन है, वो सोच का चिंतन कितने लोगों का है, इसके बारे में भी अभी स्पष्टता नहीं है, क्योंकि 2, 3, 4 लोगों ने ही शायद अपनी इस विषय को छेड़ा है। तो अब इस विषय को जब गंभीरतापूर्वक देखेंगे, तो मुझे लगता है कि जो लोग, केवल वह लोग जो लोग इच्छुक हों, इसको बढ़ाने के लिए, ज़िम्मेदारी लेने के लिए, उनका एक सब ग्रुप बना कर के उनके साथ अलग से चिंतन करने की ज़रूरत है, जिसमें केवल वो अपनी बातें, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनको हम ज़बरदस्ती, हमने किसी के ऊपर नहीं थोपना है। तो जो लोग केवल इच्छुक हों, ज़िम्मेदारी के साथ इच्छुक हों, वो अपनी संपर्क करें मुन्नीलाल जी से, रंजना जी से, दिनेश जी से। उनसे संवाद करें कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये करने से मुझे, हमें सबको, योगाहार को एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊँचाई मिलेगी। अपना एक ग्रुप बनाएँ और इसके लिए अलग से हम वेबिनार इसी तरह से गूगल मीट के माध्यम से केवल फ़ोकस होकर के बातचीत करें। उसके लिए हम किसी अन्य साथी को दबाव नहीं बनाएँ कि नहीं, हमारा ही ये कार्य है, हमने सब मिलके करना है। हाँ, ये चीज़ जब ये ग्रुप के सभी सदस्य एक आम राय बना लेते हैं, तो अपना प्रस्तुतिकरण इस योगाहार मंच में वो ज़रूर दें। 1 दिन दें, 2 दिन दें, 3 दिन दें, जितना भी समय लगता है उसमें प्रस्तुतिकरण ज़रूर दें और फिर सबके और भी अगर कोई सुझाव आते हैं, तो उसको भी अपने कार्यों में और गतिविधियों में, एक्शन में सम्मिलित कर लें। तो मेरा आह्वान ये है कि हम स्वैच्छिक रूप से, जो भी लोग को लगता है, जो भी साथियों को लगता है, उनकी प्रबल इच्छा है, उनके विचार बहुत प्रबल हैं और वो ज़िम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो वो अपने उसके हमारे साथियों को बताएँ और उसका एक अलग से ग्रुप का निर्माण, इसमें ये पता लगे कि कौन-कौन लोग वाक़ई लगता है समय और अपने विचार अलग से उसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ कि आज का जो सत्र है, उसमें इस विषय पर हम चिंतन करें और 2 कदम और आगे चलने का प्रयास करें। मैं इसी को, यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद आज की योग कक्षा करने के लिए, लेने के लिए, मुन्नीलाल जी का और हमारे सभी जो साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से योग किया, सबका बहुत-बहुत अभिनंदन।
नमस्कार, धन्यवाद। ओम। जी आदरणीय, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस बनने वाले भवन की सामग्री, साजो-सामान के बारे में बताया है कि सब कुछ तैयार है। अब ईंट से लेकर के और कंगोरी तक, छत तक कौन क्या कार्य करेगा? और कहीं न कहीं ये बात भी सामने आई कि इंजन का ईंधन कैसे तैयार होगा और जो ट्रैक का निर्माण हो रहा है, उसको हम कैसे आगे बढ़ाएँगे? तो इसी क्रम में मैं आदरणीय सदस्यों के पास पहुँचता हूँ और सबसे पहले आदरणीय रमेशन मेहरा सर आपका हैंड रेज़ था और मैं आपके पास ही आता हूँ। कृपया आपने जो कलमकारी की है, जो विचारों का संयोजन किया है और इसको आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा आपके पास आती है, वो क्या है? कृपया। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही और जो कल चर्चा पे जो चर्चा चल रही थी और हमने जो आदरणीय पवन सर से निवेदन किया था कि जो चर्चा बहुत दिन से चल रही है उसको जो है एक उसका पटाक्षेप कर दिया जाए, तो आपने वो काम कल कर ही दिया था। और आपने जो कहा था कि और आज भी जो आपने कहा है कि जो हम चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो सर पहली बात जो है कि आपने जो कागज तैयार किए हैं, अ, तो हम इसको वो उद्देश्य स्पष्ट कर लें अपने कि भाई हमारे ये उद्देश्य है और हम अपनी क्षमता के अनुसार जो कर सके। जैसे मैं स्वयं अपना बताऊं कि मुझसे अभी आदरणीय हमारे जो गुजर जी है, उन्होंने एक संस्था का वो कहा, तो उनने कहा कि आप इसमें कोई पद ले लीजिए। मैंने कहा सर देखिए, मैं यहाँ से दूर रहता हूँ और मुझे पद लेने में की उतनी तमन्ना नहीं है, पर जो चीज़ हम जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं उसमें हम एक सदस्य ही बन सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ सुविधा ये रहेगी कि जो लोग पास पास रहेंगे वो आपस में मिल सकेंगे, हम लोग उसके उद्देश्य के लिए काम करेंगे। तो ऐसा ही मेरा जो चीज़ें बन रही है, जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम करेंगे। जो हमसे बन सकेगा तन मन धन से उसमें सहयोग करेंगे। जियो। जी आदरणीय, बात यही है कि उद्देश्य क्या है? वास्तव में योग आहार के जितने भी उद्देश्य सामने आए हैं, हमारे स्वास्थ्य से, हमारे कृषि से, हमारे वनों से और ये क्योंकि कल की बात भी सामने आई थी कि जो इंटीग्रेटेड वे में, एक सम्मिलित वे में हम जो कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर के हम योगाहार के इस अभियान को, इस आंदोलन को संगठन के रूप में सभी की सहमति से आगे ले जाएँगे और इस पे अन्य चर्चा भी होगी। अम, और बीच में आदरणीय पवन सर भी इस हेतु टिप्पणी देंगे। मैं पहुँचता हूँ आदरणीय अपने योग आहार आइकन से संभवतः आदरणीय मुनि लाल जी भाई साहब उपस्थित होंगे या आदरणीय दीदी उपस्थित होंगी। आपके पास आता हूँ। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जो कल योगाहार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर जो माननीय सदस्यगणों ने जो संवाद रखा था, जो प्रस्ताव रखा था, उसका तुरंत पालन करते हुए आदरणीय हमारे पवन कुमार जी ने, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी ने मिलकर के और इसको जो है मूर्त रूप दिया है कि इसके उद्देश्य लगभग इसके जो संस्था के हैं वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अभी जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने अपने मार्गदर्शन में जो सुझाव दिया है कि हम एक मंजिल बनाते हैं, मंजिल में क्या-क्या आवश्यकता होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसमें क्या-क्या तैयारी करना पड़ती है, हमें उसमें खुदाई भी होती है। ये खुदाई का मतलब उनका ये है कि जब हम इसका जब संगठन का तैयार करेंगे तो उसमें से लोगों को चुनेंगे तो उनको हम परखेंगे, उनको जानेंगे, उनके विचार जानेंगे, वो खुदाई है। जब हम बीम खड़ा करेंगे कि उनके उद्देश्य क्या हैं, किस संस्था से क्यों जुड़ रहे हैं वो, क्या करेंगे वो।
हम किसी को जैसे आर्किटेक्ट को दिखाते हैं, ये भी हम अपने घर वालों को, अब हमारा घर जो युवहार परिवार के का जो संगठन है जो तैयार करेंगे, वो हम अपने घर वालों को दिखाएंगे, अपने बड़ों को भी दिखाएंगे। और अब जैसा आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने कहा कि डॉक्यूमेंट जो उद्देश्य हो गए, अब हम जैसा पवन सर ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जो युवहार में आज सुन रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दें कि कौन कौन इस कार्यक्रम से संगठन से जुड़ना चाहता है, और जब वो उनके नाम आ जाएंगे फिर उनके साथ अलग बैठक करेंगे, उनके साथ नीति बनाएंगे, और वो उसमें जो सहमत होंगे फिर उनको जो है आगे चल करके, तो आज ये खुला मंच है, कोई ये ना कहे कि हमें से पूछा नहीं गया है या हमें समझा नहीं गया है। सर इसमें इसके साथ साथ जो लोग शुरू से लेकर 2 मई 21 से लेकर के और लगातार जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं आज भी, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग जब से जुड़े हैं तब से भी अभी तक जुड़े हुए हैं, वो नंबर 2। और जो लोग अभी जुड़े हैं और लगातार जुड़ रहे हैं और इस युवहार कार्यक्रम में जिनका विशेष योगदान है, उन सभी सदस्यों से, और जो हमारे आज जुड़े हुए सदस्य जो नहीं जुड़े हैं उनको भी हम जो है ग्रुप में एक मैसेज के माध्यम से ये सूचना पहुंचा देंगे। कभी कोई ये शिकायत ना रहे कि हमारी जो पारदर्शिता है, जो आदरणीय पवन कुमार जी का जो उद्देश्य रहता है कि जो भी करना है बिल्कुल खुला करना है, मन से करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, दिखावटी नहीं करना है, एक्शन में जो आना चाहिए उसका परिणाम जो दिखना चाहिए। आज परिणाम जो युवहार कार्यक्रम का दिख रहा है, ऐसा ही हमारे जो है जो ट्रस्ट हम तैयार कर रहे हैं इसका भी परिणाम दिखे, और उसकी सारी चीजें बिल्कुल एक पारदर्शिता के साथ हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो इस उद्देश्य के लिए ऐसा आप लोग सब लोग अपना अपना हैंड रेस करें, हैंड रेस करने के बाद अपनी बात रख सकते हैं या अपनी सहमति के हम जुड़ना चाहते हैं, अभी इतनी बात रख सकते हैं, फिर आगे चल के अलग से जो वेबिनार होगी उसमें सारी चर्चाएं होगी, उन्हीं के साथ वेबिनार होगी जो लोग अभी आज सहमति देंगे। जी हो। जी सर, ये महत्वपूर्ण बात कही है आपने कि जब आगे की चर्चा जब अलग से हो तो किन लोगों से हो? संभवतः उन्हीं लोगों से जो कि इस क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाएँगी और इन संभावनाओं को मजबूत करेंगे। इस क्रम में आदरणीय एमएल गौर सर, आपका हैंड रेज़ है, कृपया। जी, सदन को प्रणाम। योग कक्षा के साथ में जो सत्र चल रहा है, मैं बीच में नहीं जुड़ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। तो बहुत अच्छे विचार के साथ में परम आदरणीय पवन सर ने जो बताया कि हम अपने इस वृक्ष को, इस मकान को कैसे ले जा सकते हैं। तो मेरा वही था कि इसका उद्देश्य जो महाराज जी ने बता दिया कि नियमावली के साथ उद्देश्य भी थोड़े से हमें सबको बता दिए जाएं। फिर रही बात कि इस मकान को या वृक्ष को जो तैयार करने के लिए हमें जड़ और तना का जो लेवल होता है, इसका जो आधार स्तंभ होते हैं, उसमें हमारे मार्गदर्शक के रूप में जो विभिन्न स्टेटों से हैं वो रहें, परंतु स्टेट लेवल पे जिम्मेदारी देकर, क्योंकि इसका विस्तार अगर करना है तो हमें प्रत्येक स्टेट में, जैसे हमारे दूसरी समितियां बनी हुई हैं पतंजलि की, तो स्टेट स्तर पे विस्तार के लिए हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, और मार्गदर्शक के साथ विस्तारक स्टेट लेवल पे, और फिर वही क्रिया जिला स्तर, तहसील स्तर, प्रखंड और ग्रामीण स्तर तक अगर हम अपनी जाएंगे और जिम्मेदारी के साथ, तो मैं ग्रामीण स्तर तक फैलाने की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूँ। वैसे जिले स्तर की भी मेरे पास एक जिम्मेदारी है, मैं जिले स्तर की भी जिम्मेदारी के लिए है, परंतु सबसे नीचे स्तर की जिम्मेदारी इसको कार्य को विस्तार करने के लिए जो भी दिशा निर्देश होंगे, चाहे वो योग के लिए हो, चाहे आहार के लिए हो, या प्राकृतिक चिकित्सा के लिए क्लास लेने वाली बात हो, उसका विस्तार के लिए मैं अपनी सहमति देता हूँ और जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि हमारे नर्मदापुरम जिले में ग्रामीण स्तर तक उसको विस्तार करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। जी ओम। जी यार, और ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपने बात की कि जो ज़मीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर विस्तारीकरण की जो बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इसकी नींव, आपके विचारों के साथ ही आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर को अपने मन की बात बताएं। धन्यवाद दिलीप जी।
पवन सर ने कल और आज बहुत अच्छी चर्चा को छेड़ा है और हम सबको प्रेरित किया है अपनी बात कहने के लिए। मुख्यतः किसी भी संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एनजीओ बोलो, जो भी है, पहले तो उसका उद्देश्य ही स्पष्टता होनी चाहिए। जैसा किसी भी इसमें बोला जाता है कि विजन क्या है संस्था का, और विजन के हिसाब से फिर मिशन क्या है। तो पहले तो जैसा कल पवन सर जी ने बोला था, वो तो बहुत व्यापक स्वरूप उन्होंने बोल दिया था कि जिसमें एनजीओ जैसा भी काम हो सकता है, ट्रेडिंग का भी काम हो सकता है, व्यापार भी हो सकता है, या जिसको कंपनी भी बन सकती है। तो सर्वसमावेशक तरह से अगर हमारी उद्देश्य पत्रिका एक बार तय हो गई तो फिर उसके लिए एक्शंस क्या क्या लेना है और उसके लिए मिशनरी पार्ट क्या क्या करना है, यह सब हम लोग मिलकर बात कर सकेंगे। तो मुझे निश्चित रूप से यही लगता कि जैसा एक सभी का एक निचोड़ रहता है कि किसी भी संस्था में रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन, ये तीन बुनियाद होती है कि हमको रिसर्च के लिए भी अवसर मिलने चाहिए, ट्रेनिंग के लिए, अवेयरनेस क्रिएशन के लिए, ऊपर से लेकर तो ग्रामीण स्तर पर छोटे तबकों तक, तो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो भी, उसके भी अवसर मिलने चाहिए। कई प्रकार की स्कीमें चलती है, गवर्नमेंट की चलती है, एनजीओ की चलती है, या हम लोगों से भी नेशनल इंटरनेशनल तरह से चलती है। तो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें भी हमारा जो योगाहार परिवार है वो सम्मिलित हो उस तरह का। और एक्सटेंशन कि भाई जिस तबके के लिए काम करना है उस तबके तक कैसे पहुंचेंगे, क्या पहुंचेंगे, उनकी भलाई भी कैसी होंगी, और उसके साथ साथ उनको हम क्या मदद कर सकते हैं। तो रिसर्च, ट्रेनिंग और एक्सटेंशन, ये तीन बिंदु को ध्यान में रख के अगर हमारी उद्देश्य पत्रिका व्यापक स्वरूप से लेकर, मतलब सिर्फ एनजीओ के माध्यम से लेकर तो ट्रेडिंग तक, जिसको अपन कंपनी तक बोल सकते हैं, यह इन बिंदुओं को, या और भी कोई इसको बिंदु जोड़े जा सकते हैं। हमारी उद्देश्य पत्रिका अगर स्पष्ट हो जाती है तो फिर बाकी का काम आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। जी, आदरणीय धन्यवाद। और जैसे कि आपने कहा है और पूर्व में आदरणीय पवन सर ने भी बात कही है कि जो आवश्यक बातें हैं एक रजिस्ट्रेशन के लिए, वो तो पूरी की गई हैं। लेकिन जो उसका मूल्यवर्धन है, वैल्यू एडिशन है, वो हम सभी के माध्यम से जब बातें आएँगी, क्या होना चाहिए तो उसको विस्तार उसमें मिलेगा और ये और भी पुष्ट हो सकेगा और सर्व समावेशी बातें इसमें आएँगी और ये बातें भी जब सामने आ जाएँगी कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या होगी। जैसे स्पष्टता के साथ आदरणीय एमएल गौर साहब ने कहा है, तो हमारी ये इस पत्रिका जिसका कि हम उद्देश्य और उसका आकलन में एक पत्र के रूप में रख सकेंगे और भी स्पष्टता ज़ाहिर होगी। इसी क्रम में आदरणीय सीएम राय सर, कृपया अपनी बात रखिएगा। अनम्यूट कर लें सीएम साहब, अनम्यूट करें, म्यूट है आप। जी ओम। आवाज आ रही सर? जी आ रही है। जी ओम। सदन को प्रणाम। आप जो आदरणीय पवन कुमार जी, मुनीलाल भाई साहब और आप सभी सदन का जो यह पुनीत कार्य जो योगाहार के विकास के लिए है, मैं समझ देता हूँ कि मैं पूर्ण तन मन धन से अपने को इसमें समर्पित करूँगा। जी ओम। जी आदरणीय बहुत-बहुत धन्यवाद। तन, मन और धन से इस संगठन का निर्माण होगा, सभी चीज़ों की सभी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता इसमें होगी, ये आपने बात रखी है और इसी क्रम में आदरणीय प्रदीप राज वर्मा सर। अनम्यूट करें प्रदीप राज वर्मा जी। ओम। सदन को साधारण वंदन। जो चर्चा चल रही है और जो विषय रखा गया है, मैं अपनी पूर्ण सहमति देता हूं और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी ग्रामीण स्तर पर, मैं पूर्ण रूप से समर्पण के साथ उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा और करूंगा ही। धन्यवाद। जी आदरणीय धन्यवाद।
और आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपया अपने हैंड रेज करें ताकि सरलता हो आप तक पहुंचने में। इसी क्रम में आदरणीय सिंगोरिया जी आप आए और अपने विचार रखें। सदन को सादर नमन। जैसा कि पवन सर ने जो नियमावली तैयार कर ली है और उसके परिप्रेक्ष्य में सदस्यों से सहमति मांगी है, तो मैं पूर्णतः सहमत हूँ और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं उसके लिए पूर्ण सहमति प्रदान करता हूँ। और अपने जिले के लिए जो भी कार्य बन पड़ेगा मैं करूँगा, और बल्कि एक्सटेंशन जिसमें मुख्य रूप से जो उद्देश्यों में शामिल किया जाए उसमें R&D भी हो, ट्रेनिंग पर्पज भी हो, सोशल अवेयरनेस भी हो और एक्सटेंशन वर्क, ये मुख्य रूप से लिए जावे। और जहाँ तक है उसका प्रचार प्रसार का, तो मैं मध्य प्रदेश तक की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं पूरे प्रदेश में अपना प्रचार प्रसार करूँगा और जो भी धरातल पर काम होंगे पूरे रायसेन जिले के लिए मैं सहमति प्रदान करता हूँ। नमन। जी, धन्यवाद आदरणीय। और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ और आप तक पहुँचूँ तो आपके हैंड रेज़ हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये स्वेच्छा के साथ आगे बढ़ने वाला कदम है। और मुझे जो आप सभी सदस्यों की बातें सामने आ रही हैं, सुनने में आ रही हैं, मनन करने में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो स्वास्थ्य का आंदोलन है, योग आहार एक आंदोलन जो स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य और भारत राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए है। ऐसा ही स्वतंत्रता आंदोलन भी चला होगा, लेकिन स्वतंत्रता जब हमें मिली, काश उस समय भी ऐसी वंदना हुई होती तो और अच्छा रहता। तो हम जी, इसी क्रम में अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए, समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी, आपका हैंड रेज है, कृपया बात रखिएगा। ओम, सदन को सादर वंदन प्रणाम। अभी हमारे नेतृत्व ने आदरणीय पवन कुमार जी ने जो बताया है, वो जो जिम्मेदारी मुझ पर आएगी वो लेने को मैं तैयार हूँ। हमारे सिंधुदुर्ग जिले में जो काम करना पड़ेगा वो मैं जरूर करूँगी। ओम, प्रणाम। जी, आदरणीय दीदी जी, धन्यवाद। और इसी क्रम में जो भी हैंड रेज होंगे, मैं बाध्य हूँ केवल हैंड रेज लेने के लिए अभी, क्योंकि तभी मैं आप तक पहुँच पाऊँगा। और जब तक हैंड रेज होते हैं, मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुँचता हूँ कि वो हम इस कार्य को आगे बढ़ाएँ ताकि प्रेरित हों आदरणीय सदस्य हैंड रेज करने के लिए। जी, जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और जैसा कि अभी आप बार-बार कह रहे हैं, अभी जब जैसे ही 8 बजने को होगा तब इतने धड़ाधड़ हैंड रेस आएँगे कि फिर वो 8:30 बजे तक की क्लास चली जाएगी। थोड़ा-सा लगता है कि मेरा बोलना है ऐसा। मैं निवेदन कर रहा हूँ बार-बार, और सब विद्वान जन बैठे हुए हैं और सबको अपनी बात कहना भी है। सबको लेकिन हैंड रेस नहीं करने में शर्म करते हैं। मेरा जिस ओर इशारा था, उनने तुरंत कर लिया है। उन्हीं के लिए था मैं विशेषकर। आदरणीय शरद वर्मा जी, ये बात आप समझ जाते हैं, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं और आप लोग इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं, नींव हैं, और आप लोग हैंड रेस करने में क्यों संकोच करते हैं? संकोच करिए, सभी लोग मत करिए। आप लोग हैंड रेस करिए और 8 बजे के बाद किसी का हैंड रेस नहीं लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। जी, धन्यवाद। आगे संचालन करें दिनेश जी। सभी हैंड रेस करें, इसके बाद 8 बजे तक के भीतर ही क्लास का हैंड रेस ली जाएंगे और 8 बजे समापन होगा। और सबसे प्रार्थना और विनती है कि जो भी अपने इस ट्रस्ट बन रहा है, जिसमें अपना योगदान देना चाहते हैं, अपनी सहमति देना चाहते हैं, उन्हीं के नाम में लिख रहा हूँ कि जो भी रहेगा उनका फिर अलग ग्रुप बनेगा और उनसे फिर चर्चा होगी इस विषय पे। उद्देश्य उन्हीं को बताए जाएंगे जो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दें। और जैसा प्रणाली बहन जी ने कहा है कि हमें जो सौंपा जाएगा, सौंपा बहन जी किसी को नहीं जाएगा, जबरदस्ती किसी को नहीं जोड़ा जाएगा। इसमें तो जो व्यक्ति जो आगे चलने के लिए इच्छुक हैं, उन्हीं को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। जी, ओ जी, निश्चित ही सर, ये स्वेच्छा से दिए गए वचन और लिया गया निर्णय रहेगा और सबका निर्णय फिर एक साथ आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका स्वागत है। सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। और आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है इस सदन के लिए,
और जो भी सदन ने जो भी उद्देश्य रखे हैं और उन उद्देश्यों को पढ़ने के बाद क्या उद्देश्य है, उसमें क्या बॉयलर्स बना है अपना और किस ओर जा रहा है, तो उसमें सभी की सहमति है, मेरी भी सहमति है। और उसमें जो कार्य दिया जाएगा उसमें अपन लोग करेंगे मिलके। और इसका जो विस्तार है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड को लगे कि ये योगाहार कार्यक्रम जो है वो एक विशिष्ट संविधान के साथ है। जी ओम प्रणाम। जी आदरणीय और आपने ऊर्जा का प्रतीक शब्दों के माध्यम से बताया है और हम इसे महसूस कर सकते हैं। हाँ जी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आदरणीय कल्पना कोठले दीदी जी के पास। सदन को ओम, गुरु सत्ता को नमन। दिनेश भैया को धन्यवाद। भैया जी, पवन सर ने जो बोला इसके लिए हम सहमत हैं और मेरा जो कर्तव्य रहेगा, मेरी जो भागीदारी रहेगी, मैं पूर्णतया निभाऊंगी और जागरूकता के लिए विशेष करके, क्योंकि है तो अनुभव बहुत सारे लोगों को, लेकिन जगाना है तो उसकी मेरी जो भूमिका रहेगी जगाने की और मैं स्वयं भी करने की। और इस वर्तमान परिस्थिति में जो भी हमको अच्छा करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य जो है, उसके लिए पूर्णतया मेरी भागीदारी रहेगी। एक दिन की जो ऊर्जा, एक एक दिन के एक एक पल की ऊर्जा मैं लगाऊंगी। यही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। और इसी क्रम में आदरणीय गणेश गौड़ जी, आपका स्वागत है। जी, आपको धन्यवाद, सदन को प्रणाम। और जिस प्रकार की चर्चा चल रही है, ये एक स्वैच्छिक कार्य है और स्वैच्छिक कार्य में जिम्मेदारियां देना पड़ता है। कोई भी ये नहीं सोचता है कि मैं मतलब ललायत नहीं होता है, क्योंकि स्वैच्छिक कार्य जो होते हैं, जो स्वयं सेवा भाव से किए जाने वाले कार्य होते हैं, तो इनमें मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं ऊपर बैठूं या ऊपर बिठाला जाए। स्वेच्छा में सेवा भाव से कार्य करना है, वह ग्रामीण स्तर का हो या परिवार स्तर का हो, उसमें तो सिर्फ सेवा भाव होता है और सेवा भाव में फिर ऊंच नीच कुछ होती नहीं है। तो महत्वपूर्ण ये होता है कि हमें कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और मैं चूंकि अब मुझसे बोला जाए कि मैं खेती से जुड़ा हूँ और खेती करता हूँ, तो मैं खेती से संबंधित सहयोग या उसमें जो भी कार्य है वह दे सकता हूँ। मुझसे कहा जाए कि डॉक्टरी या व्यापार के कोई कार्य करना पड़े तो मैं नहीं कर पाऊंगा, स्वाभाविक है। तो ये मेरी जो कुछ बातें थी जो मैंने आपसे कही हैं, और आपको जो लगता है, परिवार में हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं, तो सदस्य के नाते मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएंगी उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और सेवा भाव से हम आगे भी कार्य करेंगे। और हमारा उद्देश्य है लोगों में जन जागृति के साथ उन्हें लाभ पहुंचाना। अब वो लाभ कैसे किसी भी प्रकार का हो सकता है और उसे हम किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे सुना और इस लायक समझा और मौका दिया। आप सभी के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद। जी आदरणीय, हाँ जी, आपने खेती से संबंधित सहयोग और समन्वय की बात रखी है। और जब हम, क्योंकि ये एक आकलन भी साथ में किया जा रहा है कि कौन लोग इस कार्य में सहयोग दे पाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि उन्हीं से ही बाद में चर्चा की जाएगी। इसीलिए हैंड रेज़ होना महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी क्रम में डॉक्टर रोशनलाल सर, आपका स्वागत है। जी आदरणीय
सादर प्रणाम सदन को, सभी को ओम। आज की योग कक्षा आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने बहुत सुंदर योग कक्षा ली, उनका आभार, अभिनंदन। और जो हमारी चर्चा चल रही है कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आदरणीय पवन सर जी ने जो आमंत्रण दिया है उसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन। मेरा एक सुझाव ये था कि अभी चूंकि खेती से जुड़ा हूँ तो उस संबंध में कि एक जो सदस्य खेती से संबंध में कुछ एक अपने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में जहां भी उनका वो हो, तो एक दिन का 2 घंटे का एक वर्कशॉप टाइप का आयोजित कराएं। तो एक अपने उसमें तो हमारी जो उसमें सहभागिता हो ऑनलाइन, क्योंकि उसमें तो नहीं जुड़ पाएंगे, पर एक प्री खरीफ से पूर्व तो अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जहां भी 10, 20, 50 किसान जितने एकत्रित होते हों उनको एकत्रित कर लें और वहां पे एक चर्चा खरीफ के पूर्व क्या करने, तो इस पर एक कार्यक्रम आयोजित अगर कर सकते हो और जो भी विशेषज्ञ मेरी जहां तक सदस्य के नाते जो उसमें सहयोग बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। किसानों के समय अनुसार उसका समय वो कर ले, तो एक मेरा ये निवेदन था। और दूसरा निवेदन ये था कि एक हमारे इसमें कृषि में एक हमारा जो हम चलते हैं तो एक रिफ्रेशर कोर्स वो सबको करना होता है, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, जो भी उसमें होता है, तो उनको रहता है कि आपको रिफ्रेशर कोर्स अटेंड करते रहना है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमको भी योगाहार में जो हम योग करा रहे हैं तो 3 दिन का एक रिफ्रेशर कोर्स जो हमारे जो जाने योगाचार्य है, जो अच्छे योग वाले हैं, उनसे एक बार जरूर करा लें। थोड़ा सा कई जगह हमारी जो त्रुटियां होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हमको इस पर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है। तीसरा, एक दिन का सत्र, एक मेरा ये थोड़ा सा गड़बड़ सुझाव है, पर अगर इसको आपको लगे तो रखें, अदरवाइज इसको हटा देंगे प्रोसीडिंग से, कि एक दिन सिर्फ इसके लिए रखें कि सब लोग बुराइयां करें, किसने इस हमारे कार्यक्रम में क्या क्या गलतियां हुई, सिर्फ गलतियां बताएं और उन गलतियों को लिख के रखा जाए और फिर उन पर पुनर्विचार किया जाए कि क्या हम कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन का समय रखें, उसके अलावा उस पर कभी चर्चा नहीं हो, ऐसा मेरा निवेदन है। ये एक निवेदन है। अब बात आती है अपनी संगठन की, तो संगठन बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। जो कहा गया है कि संगठन में ही शक्ति है और कलयुग में इसका विशेष महत्व है, तो हमें अवश्य अपना संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि इससे एक भावना जागृत होती है कि हम अपने लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित करें और एक दूसरे से जुड़ने का भाव पैदा होता है। तो ये मेरा निवेदन था और मैं कृषि में जो भी सदस्य के नाते जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। आप सभी का जो निर्णय होगा, जो आदेश होगा सदन का, मैं स्वीकार करूँगा। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी यथासंभव अपनी पूर्ण प्रयास करूँगा, ऐसा मेरा मत है। जी ओम। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा है कि बुराइयां बताई और मजबूती बढ़ाई, और के साथ ही आपने अपनी जिम्मेदारी ली है। धन्यवाद सर आपका। आदरणीय रवि आदित्य जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी। मैं आदरणीय पवन सर की बातों से मैं सहमत हूँ और जैसे समयानुकूल जो भी कार्य मेरे लायक होगा और जैसे भी होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ और उसमें जैसी भी एक सहयोग की बात होगी मैं सदैव तत्पर रहूँगा। जी, धन्यवाद। जी, धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में अभी हैंड रेज़ की कमी है मेरे पास, तो मैं आदरणीय सदस्यों तक पुनः आह्वान करता हूँ कि आज चर्चा चल रही है योगाहार की। योगाहार एक संस्था के रूप में
संगठन के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, एनजीओ के रूप में क्या इसकी संभावनाएँ बनती हैं और हमारी ज़िम्मेदारी जो कल के प्रस्ताव आए हैं, जो आज सामने आए हैं, उस पर हैंड रेज़ करके अपनी ज़िम्मेदारी और इस क्रम में अपनी बात रखने का कष्ट करें आदरणीय सभी सदस्यों से पुनः निवेदन और इसी क्रम में मुझे लगता है कि जब तक कुछ हैंड रेज़ आते जी हैं, ओम मैं ओम जी, जी, जी। जी ओम सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सशत नमन वंदन। आज का जो चर्चा पवन सर के माध्यम से या सभी सदस्यों के माध्यम से, सिर्फ सर ने तो पिरो दिया है, फूल के मालाएं बिखरी हुई थी, मगर पवन सर ने धागा में गूंथने का काम किया है। तो बहुत अच्छा कार्य जो था ये 2 साल पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, मगर जब उचित समय आता है, जब आ जाता है वही सही है। तो इसलिए इस कार्य के लिए जिस प्रकार से हमारे से होगा, वो बोल रहे हैं ना, तन मन धन मन क्रम वचन सब से हम लोग सहमति है, और जैसा मतलब नियम निर्धारित किया जाएगा, जिस प्रकार से कार्य किया जाएगा, उसमें हमारी पूर्ण सहयोग रहेगा और सम्मति है, और ये कार्य होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी ओम सत वंदन। जी, आदरणीय धन्यवाद। और आपने कहा तन, मन, धन से जो भी कार्य आगे होंगे, वो निभा दिए जाएँगे। हाँ, इसमें ये बातें भी सामने आई कि आप यानी हम सदस्य हम क्या कार्य निभा सकते हैं, क्या ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, ये और महत्वपूर्ण ये संकल्प हमारा हो सकेगा। इसी क्रम में अन्य हैंड रेज़ हों, मैं पुनः आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुँचूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया अपनी आप टिप्पणी दीजिएगा, तत्पश्चात हम आगे बढ़ें। नारायण मीणा जी का और ले आदरणीय लीजिए। नारायण जी, आदरणीय नारायण मीणा जी, जी आपका स्वागत है। जी ओम सदन को प्रणाम। बहुत ही अच्छा चर्चा चल रही है और पवन सर के बहुत ही अच्छे सुझाव है, अच्छे विचार हैं उनके। और अपना ग्रुप जो है योग आहार ग्रुप है। योग तो हम नित्य कर रहे हैं और आहार पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आहार के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को अधिक से अधिक जोड़ना चाहिए इसमें, और इसके लिए जो भी आप सहयोग चाहेंगे वो मैं देने को आपको तैयार हूँ। ओम जी। जी, जी आदरणीय। और आपके वचनों के बाद मैं आदरणीय पवन कुमार सर के पास पहुँचता हूँ, तत्पश्चात पुनः आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार। फिर से पुनः एक बार सबके विचार सुने, सबकी मैंने बातें सुनी, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किया हुआ है। जो चीज़ें तुरंत करने वाली हैं वो ये है कि कुछ जो हैंड रेस थे उससे एक सहमति मिली है। कुछ चुनिंदा साथियों ने सहमति दी है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें कार्य करने चाहिए। जो उद्देश्य हैं उसके बारे में भी, क्या उद्देश्य अभी तक के रखे गए हैं, जो बनाया गया है, जो भी अभी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या उद्देश्य रखे गए हैं, उसका स्वरूप क्या है, थोड़ा-सा एक सूक्ष्म सी जानकारी भी चाहिए, जिससे कि आगे अपने विचार और अच्छी तरह से दे सकें या उसमें जोड़ सकें या उसमें कुछ अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकें। तो पहला तो स्टेप यही है कि जो अभी तक के उद्देश्य रखे गए हैं, वो उद्देश्य सबको बता दिए जाएँ। उसके बाद जो साथ सभी जिन्होंने टिप्पणी दी है अभी तक के, उन्होंने कहा है कि हमें कृषि में कार्य करना चाहिए, हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए, हमें योग में काम करना चाहिए। और ये प्रारंभिक विचार हैं मेरे ख्याल से। और सबने, बहुत सारे साथियों ने ये कहा कि मुझे जो ज़िम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं करूँगा। तो मुझे लगता है कि जो ये बात है ये बहुत अच्छी है कि हम ज़िम्मेदारी जो मिलेगी उसको करेंगे, लेकिन उसमें हम अपनी तरफ से किस प्रकार से सहयोग करेंगे, वो बातें अभी भी कुछ चीज़ें और डिटेलिंग उसकी होनी है। ये छोड़ देना कि कोई सोच रहा है और वो सोच करके ज़िम्मेदारी देने के बारे में भी सोचेगा, वो चीज़ों को ज़रा-सी और
गंभीरता से हमें सोचना है, अपने दृष्टिकोण से सोचना है कि मैं अपने क्षेत्र में जाके अपने गाँव में क्या काम कर रहा हूँगा, 1 साल में मैं क्या-क्या काम करूँगा। माना जाए मेरा आज संस्था बन गया है, तो अगले 1 साल पर मेरी क्या कार्य योजना है, बनिस्बत ये कहते हुए कि मैं ज़िम्मेदारी जो मुझे मिलेगी अपने जागरूकता का हाँ जी, कार्य, मेहरा साहब। ठीक है? तो जागरूकता के कार्य में क्या कर रहे होंगे, किस तरीके से जागरूकता कर रहे होंगे और उसका प्रभाव का आकलन वो कैसे कर रहे होंगे। मैंने जागरूकता दी, तो बहुत अच्छा है कि मैंने 100 लोगों को मैंने लेक्चर दिया, मैंने भाषण दिया, मैंने जानकारी दी, मैंने वक्तव्य दिया, मैंने बातचीत की। लेकिन उसके साथ ही उसके बातों का प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है, इसका आकलन वो स्वयं कैसे करने वाले हैं। बिना दूसरे की तरफ देखते हुए कि मैं उसका आकलन करूँगा और मेरे तरीके ये हैं आकलन करने के। मैं अपने 100 लोगों को मैंने जानकारी दी, उसमें से 50 लोगों ने जो मैंने तरीके बताए थे, उसको करना शुरू किया। एक तरीका ये हो सकता है मैंने उसको आँकड़ों में जो अपनी जानकारी थी उसको आँकड़ों में परिवर्तित करने का प्रयास किया। उसको समझते हुए कि वो 100 लोगों को जो मैंने बताया था, जिनको मैं हो सकता है कि सबको जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन उनमें से अगर मैं जानता हूँ, तो उनमें से 50 लोगों ने, 10 लोगों ने जो मेरे द्वारा बताए गए तरीके थे, जो उचित तरीके थे, उसको उन्होंने ले लिया, उसको अपने कार्यों में भी सम्मिलित कर लिया, यानी कि परिवर्तन हुआ। ठीक है? अब दूसरा जो बात है कि माना जाए कि आपने जीवामृत के ऊपर बनाने के ऊपर जानकारी दी। अब आपने बताया तो 100 लोगों को, लेकिन 10 लोगों ने आपकी बात को सीरियसली लेते हुए वो 200 लीटर के 100 लीटर के ड्रम ले लिए और वो ड्रम लेते हुए उसने अपना कार्य करना शुरू किया। तो एक तो ये हो गया कि हमने कहा हाँ जी, इसका विस्तारीकरण हो गया। लेकिन उन 10 लोगों में से 5 लोगों के अनुभव अच्छे नहीं रहे, जो भी उसके कारण है। या तो उन्होंने उसको हिलाया नहीं या उसमें उचित मात्रा से कार्य नहीं किया। तो कुल मिलाकर के 5 लोग ही उस कार्य को कर पाए। तो हमारा जो कर पाए और फिर वो कितनी भूमि में कर पाए, तो ये जो 5 लोगों ने काम किया, उसमें से उन्होंने अपने किचन गार्डन के लिए 1 बीघा के लिए, 1 एकड़ के लिए कर लिया। लेकिन उनके पास तो कुल ज़मीन 10 एकड़ की है, तो उसमें से भी वो 10% पर आए कि उन्होंने 1 एकड़ के लिए किया। अब वो 1 एकड़ के लिए किया तो सही, लेकिन उसको कितने समय के लिए किया? क्या एक ही राउंड किया या वो लगातार इसको करते जा रहे हैं? अभी उन्होंने 1 एकड़ किया, अगली बार वो सोच रहे हैं कि मैंने 2 एकड़ किया। तो जाकर के हमारा जो कार्य है उसके प्रभावों के ऊपर हम ठोस रूप से अपनी बातें कह सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करनी है, ये हमारे अनुभवों के आधार पर है। ये हमारे अनुभव जो हमें दिख रहे हैं, जो वास्तविकता दिख रही है, उसके आधार पर ही मूल्यांकन तक जाकर के उसको करने का हमें प्रयास करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो भी कार्य हम करने के बारे में सुझाव दे रहे हैं या काम करने के सोच रहे हैं, उसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है, उससे हम हमारा जो मूल उद्देश्य जो लेके योगाहार के कार्य चल रहे हैं, उसमें से उसकी पूर्ति हो रही कि नहीं हो रही है, ये आत्म-मूल्यांकन करने की और अपने अनुभव को बताने की बात योगाहार के माध्यम से फिर हम कह सकते हैं और उसको कर सकते हैं और उसको करने के लिए जो भी हमारी अ, तन, मन, धन लग रहा है, उसके बारे में हम आपको और अच्छी तरह से अपना विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेंगे, राज्य स्तर पर क्या करेंगे, मैं उसकी बात बिल्कुल कर ही नहीं रहा हूँ। ये तो हमारी चर्चाओं के माध्यम से आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। अभी उस पर भी मैं टिप्पणी अलग से ही दूँगा, लेकिन मेरी पहली टिप्पणी यही है कि हम अपने आस-पास के क्षेत्र में क्या कर रहे होंगे और अपने कार्यों का स्वयं मूल्यांकन करने के तरीके क्या-क्या होंगे, इस बारे में आप चिंतन करें और अपने चिंतन को लिख कर के एक दूसरे तरीके से उसको प्रस्तुत करेंगे, तो उससे सबको जानकारी होगी कि अच्छा इससे मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन ये तो
यहाँ पर ये ऐसा करने की सोच रहे हैं तो मैं भी इस विषय पर कार्य करूँगा। या मैं ऐसा सोच रहा था तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करके तो गड़बड़ी हो सकती है, तो अब मैं ऐसा करूँगा। तो अपनी शुरुआत हमने अपने आप से करनी है और अपने स्तर पर जो हम कार्य कर रहे होंगे, उसको उसकी गहराई तक जाने का प्रयास करना है। कल भी मैंने ये बात कही थी कि कुछ चीज़ें हमारी सतही हो रही हैं, लेकिन सतही रूप से होगा नहीं, उसमें खतरे हैं। तो हमें मछली की तरह जो पानी के अंदर जाने का प्रयास करना पड़ेगा, उसके अंदर की दुनिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सतही रूप में रहेंगे, हो सकता है ऊपर से कोई चील भी देखे, बाकी चीज़ें भी देखे, तो हमें खतरा उसमें ज़्यादा है। तो इसमें अंदर जाकर के हम उसको देखते हैं, करते हैं, तो हमें अंदर की बहुत सारी चीज़ों को अवलोकन करने का और अपने कार्यों को सही रूप से, समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद मिलेगी। इस अनुभवों को जब हम आदान-प्रदान करेंगे कि मैं ऐसा करने का मेरा प्लान है और कुछ समय बाद इसका आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना पड़ेगा कि मैंने जो किया था, उसमें से कितना कुछ हो पाया, कितना कुछ नहीं हो पाया, उसके कारण, संभावित कारण मेरे अनुभव पर क्या हैं और उनको अब हम आगे भविष्य में अपने कार्य को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ विचार फिर से निकल के आ रहे हैं और इन विचारों के साथ ही मैं फिर से आना चाहता हूँ वापस कि इस पर भी अगर किसी की कोई टिप्पणी है, तो उसको हम करेंगे। हाँ, दिनेश जी से भी अनुरोध है कि जो उद्देश्य बने हुए थे, जो उद्देश्य लिखे गए हैं, उनको भी हम सबको शेयर करें, जो भी इच्छुक हैं और जो इच्छुक होने की उन्होंने की है, उनका नाम नोट कर लिया गया होगा। तो आशा है कि हम इस योगाहार के विस्तारीकरण के लिए जो कार्य करने का सोच रहे हैं, उसको सभी पक्षों को समझते हुए और अपने मजबूतियाँ और कमजोरियों को भी समझते हुए हम इस चीज़ को आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और जो भी इसका वैधानिक स्वरूप का बारे में सोचा गया है, उसके बारे में भी हम बातचीत कर सकते हैं। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि अगर वैधानिक जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक के जैसे रोशन लाल जी ने कहा कि अपने आने वाले दिनों पर अपने किसानों के साथ रिफ्रेशर कर लें तो हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। केवल लिखना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो हम नहीं लिखें, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट तो कर लें और टेस्ट करने के जो अनुभव हैं, उसके आधार पर लिख लें। और उसके बाद फिर उसको बता दें और फिर अपनी प्रक्रिया के साथ, अपनी प्रतिक्रिया के साथ इस मंच पर और छोटा जो मंच बनेगा, उसके साथ शेयर करेंगे, तो फिर और अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ पाएँगे। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को फिर से विराम देता हूँ। जी, नमस्कार। जी, आदरणीय धन्यवाद। और इसी क्रम में जो कि आपने बात रखी है कि अनुभव के आधार पर आत्ममंथन या स्वमूल्य जो आवश्यकता है, उस स्वमूल्यांकन के आधार पर हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ क्रियान्वयन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए होंगी, वो महत्वपूर्ण होंगी और हम अपने आस-पास के क्षेत्र में क्या कर रहे होंगे, ये बातें आना भी ज़रूरी है। पहले आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, शायद आपका ही हैंड रेज़ है। जी, जी। जी, आदरणीय मैं चूँकि अवगत करा देना चाहता हूँ सदन को कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आज जो चर्चा हो रही है, आप सबके प्रस्ताव रखने पे ही ये चर्चा हो रही है और जो आदरणीय पवन सर जी ने स्पष्ट कर रख दिया है। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल रावत जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो प्रस्ताव रखा है कि एक बार हम बुराइयों के बारे में चर्चा करें। लेकिन वो बुराई का मतलब ये नहीं कि हम रोज़ किसी से कोई चर्चा करें, लेकिन एक दूसरे को पता होता है उससे और हमारे जो मन में होता है, किसके क्या मन में चल रहा है और बुराई सहन करने की क्षमताएँ होना चाहिए अपनी, सुनने की। ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये कमियाँ हमें क्या है, हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन सामने वाले को दिखती है तो हमें पता पड़ जाता है, संभालने का वही सच्चा मित्र होता है और ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एक दिन ज़रूर जो है इसको रखा जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। दूसरा जो आज आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने, आदरणीय पवन कुमार जी ने
जो प्रस्ताव रखा है डॉक्टर किशोर दुबे जी और अन्य अन्य लोगों ने जो रखे थे, उस प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आज ये सदन से मांगा गया है कि कौन व्यक्ति इस कार्य में सहभागी बनने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, मीटिंग करने के लिए तैयार है। जो अलग से वेबिनार होगी और उन व्यक्तियों को इस वेबिनार में जोड़ा जाएगा, फिर उनके सहमति के अनुसार फिर और आगे कदम बढ़ते जाएंगे और ये जो है फिर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें आदरणीय श्री पवन कुमार जी, आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय श्री दिनेश जी सेमवाल जी, श्रीमती रंजना किनीकर जी, श्री भगवान सिंह सिंगारिया जी, श्री गणेश प्रसाद गौर जी, श्री मोहनलाल गौर जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, श्री अनिल राय जी, श्री प्रदीप राज वर्मा जी, श्री शरद वर्मा जी, श्रीमती कल्पना खोटले जी, डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, श्री रवि आदित्य जी, श्रीमती प्रणाली मराठे जी, श्री उमाशंकर प्रसाद जी, श्री नारायण मीना जी और मुन्नीलाल यादव। ये 18 नाम अभी सामने आए हैं। अगर और कोई को अपनी सहमति प्रदान करना है तो सहमति प्रदान करें। जो भी सुन रहे हैं उनसे हमारा प्रार्थना है, निवेदन है, क्योंकि आज बिना हेड रेस के किसी को नहीं बुलाया जाएगा। ये जो आज, क्योंकि ये हमें क्योंकि जबरदस्ती थोपने की कोई काम नहीं करना है, तो आप लोग हैंड रेस करें और हैंड रेस करने पर हमारे दिनेश जी बुलाएंगे। 9 मिनट बाकी हैं और 9 मिनट के बाद आपका कोई हैंड रेस स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो हमारे नए सदस्य इसमें जुड़े हैं, कुछ जैसे अनुष्का गुप्ता जी दिख रही हैं और कोई ऐसे कोई सदस्य हैं जो, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे। उनसे 1 मिनट के लिए उनका परिचय लेंगे, उनका वीडियो भी लास्ट में खुलवाएंगे। तो आप लोग जब तक तैयार रहें। और अभी हम दिनेश जी, बनेश सिंह जी का हैंड रेस है, और भी जो भाई बहन हैंड रेस करना चाहते हैं, बिल्कुल जो हैंड रेस करेंगे उनको हम बुला लेंगे। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, धन्यवाद। आदरणीय बने सिंह आर्य जी, कृपया अपनी बात रखिएगा। जी आदरणीय सदन के सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। सहमति देने का विषय का बिंदु क्या है? मैं आज कुछ लेट जुड़ा था तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जी जी आदरणीय, विषय ये है कि कल बात आई और पिछली बार भी बातें आई हैं कि योग आहार के 4 वर्ष पूरे हो गए, 5वें वर्ष में प्रवेश है। इसके लिए अगर हम एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, ट्रस्ट के रूप में, संस्था के रूप में आगे बढ़ते हैं तो कौन सदस्य क्या जिम्मेदारी लेगा, वो अपनी बातें बता रहे हैं। तो इसी क्रम में आप अपनी सदन के आदेश अनुसार जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसका मैं जिम्मेदारी से पालन करूंगा। जी और आपकी बात में पहुंचना चाहूँगा। आदरणीय पाटली बागचंद जी, कृपया आप परिचय भी दीजिएगा और अपनी बात भी लिखिएगा। पाटली बागचंद जी। सदन को नमन। मैं कोका तहसील बैहर जिला बालाघाट से हूँ और मैं प्राकृतिक खेती और गाय पे काम करना चाहता हूँ। और जैसे प्राकृतिक खेती से हम जो फसल उगाते हैं उसके लिए मार्केट मिले, इस टाइप का अपना मंच काम करे, ये हमारी जिज्ञासा है। दिनेश जी का सवाल ये है कि जो ट्रस्ट बन रहा है उसमें आपकी सहभागिता है या नहीं है। आज सिर्फ इस विषय पर चर्चा हो रही है। पाटले जी। जी हाँ, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं ब्लॉक स्तर पे काम करूंगा। जी धन्यवाद पाटली जी। और आपके बाद आदरणीय शशिकांत तिवारी जी के पास मैं आता हूँ। जी सदन को प्रणाम। बड़ा अच्छा ये विचार है सभी के कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे मंच बने और हम लोग सही दिशा में जो काम करें, सही दिशा में जाए। इससे मैं सहमत हूँ और जो जिम्मेदारी दी जाएगी तो मैं उसका निर्वहन करूंगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और इस क्रम में, जबकि हैंड रेस तो नहीं है, लेकिन आदरणीय मुनीलाल सर आपका आदेश है कि आपने एक नाम बताया था, मुझे शायद आइकॉन में नहीं दिख रहा है।
आप ही आह्वान करें कि वो अपना नाम और जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। आज हमारा ये जो एड्रेस का जिन्होंने किया उनको आमंत्रित किया और उन्होंने अपनी सहमति दी, उनके साथ हम आगे चल के जो है एक वेबिनार करेंगे और उसमें फिर अगली कार्रवाई शुरू करेंगे। अभी एक ग्रुप में और मैसेज डालेंगे जो चूंकि आज उपस्थित नहीं है, किसी कारणवश, किसी का मौसम खराब के कारण मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया या किसी अन्य कारण से, तो वो अपनी सहमति एक ग्रुप में देंगे तो अपन उनको भी जोड़ लेंगे। और आज एक नाम दिख रहा है, कल 2-3 दिन से भी दिख रहा है, अनिष्का गुप्ता जी। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो कॉल करके अपना परिचय देने का कष्ट करें। आपका योगहार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। क्या करते हैं आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे। जी, अनिष्का गुप्ता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप परिचय देने का कष्ट करें। और आपका योगहार परिवार में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है तो अब अपन समापन की ओर चलते हैं। जैसा कि समय भी हो रहा है, 55 हो गए हैं, 5 मिनट में आप अपनी बात रखें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल सही बात। जी जी, आदरणीय धन्यवाद। मैं अपनी वो बात रखता हूँ जो मुझे आदेश किया गया है आदरणीय पवन सर द्वारा। और वो बात ये थी कि मैं संक्षेप में ये बताऊँ कि जो हमारे ट्रस्ट की, उस संक्षेप में ही मैं इसमें बता सकूँगा कि वो है जैविक एवं प्राकृतिक खेती का जो प्रचार-प्रसार है, और ये मुख्य बिंदु है और उसके अंतर्गत उप बिंदु भी हैं। साथ में योग और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाना है और महिलाओं और बच्चों की सशक्तिकरण हेतु कार्य करना है। और जो अन्य जो उपबिंदु हैं इसमें, ये इनका विस्तार किया गया है। साथ में मैं इस के साथ ही निवेदन करूँगा, जब हमारा वो समूह बनेगा, क्योंकि ये मुख्य बिंदु हैं जो हमारे योगाहार के उद्देश्यों में से एक हैं, और जो बहुत सारे उपबिंदु हैं उनका खुलासा उस ग्रुप के साथ, जबकि सभी लोग सहमति के साथ ग्रुप में प्रवेश करेंगे, तो मैं तभी उसका खुलासा कर पाऊँगा। जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी, बिल्कुल धन्यवाद। और मैं चूंकि अब आज के इस कार्यक्रम के समापन के लिए रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज के इस कार्यक्रम में सबका आभार ज्ञापित करके और समापन करें। रंजना किनीकर जी, आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, तो मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हीरालाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हीरालाल कुशवाहा जी। हाँ श्रीमान, थोड़ा मैं एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में आ गया हूँ तो व्यवधान ज्यादा है। लग रहा है। चलिए, बहुत सुंदर। जी बहन कल्पना कोटले जी, आप सबका आभार ज्ञापित कर दें। आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैं कर देता हूँ। जी, स्वागत है। लोग ज्यादा जी जी जी, आज का सत्र बहुत हमारे योगाचार्य आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी यादव, प्रदेश प्रभारी किसान पतंजलि किसान सेवा समिति, आपने बहुत सुंदर योग कराया और सभी ने मनपूर्वक योग किया। उन सभी का हृदय से अभिनंदन और आपका विशेष अभिनंदन योग कराने के लिए। आज की जो चर्चा रही, चर्चा में आदरणीय पवन सर एवं सभी सम्मानित सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और इस के संगठन को मजबूत बनाने के लिए और हमारी जो विचारधारा है उसको आगे तक पहुंचाने के लिए सभी ने जो सुझाव दिए, उससे हमारा ये जो योगाहार परिवार आगे बढ़ेगा। हम पुनः संगठित और सेवा भाव से हमारे समाज, हमारे देश की सेवा में अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और आप सभी निरंतर यूं ही जुड़ते रहें, अपने लोगों को जोड़ें। आपने आज समय दिया, कल पुनः नई ऊर्जा, नई सोच के साथ 5:30 बजे पुनः मिलते हैं। सभी का हृदय से अभिनंदन, आभार। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी, प्रणाम। और आज के ये वार कार्यक्रम को
हम एक मिनट रह गया है, यहीं विराम देते हैं। देखिए समय इसी प्रकार से हमें समापन करना है, क्योंकि हमारा समय 5:30 बजे से 5:25 से जुड़ जाते हैं लोग, और अभी चूंकि कोई भी काम नहीं कर पा रहे, अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे काम की अपने अपने सभी लोग अपने। तो 8 बजे का समय निर्धारित कर लें, और 8 बजे के बाद कोई भी हैंड रेस करे उनका हैंड रेस ना लें। और 8 बजे एक अनुशासन अपना लिखा है, युगाहरी अनुशासनम, अनुशासन में हमको विशेष पालन करना है। पहली क्लास 6:45 और ये 8, और किसी कारण बस 5 मिनट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो ज्यादा नहीं कि 8:30 तक ही चलता रहे। जी धन्यवाद। जी जी आदरणीय, धन्यवाद। आदरणीय सेहवाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के संचालन के लिए, वो छूट गए थे संचालन के लिए। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। मुन्नीलाल सर जी का भी धन्यवाद। कल भी वे करना तो है योगाचार्य थे आज के वे तो योगाचार्य थे आज के।